नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मॉडल पेपर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से है यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू है, ठीक है। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो देखिए शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती हो पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है पर वह जोश में होश नहीं खोता है। देखिए आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ऊपर ऊपर से आपका मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उस जो मीठी मीठी बातें करता है उसके अंदर आपका कुछ और ही मकसद होता है। उसमें आपका आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं, उसके दिल में इस जग के प्रति आपका विद्रोह की भावना होता है और वह जोश में होश नहीं खोता है, अपने वाणी में शीतलता बनाए हुए रखता है। यानी कि उसका कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है वो एकदम मधुर मधुर बातें करता रहता है। यहाँ पर आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से है, यानी कि यहाँ पे जो आग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है इसका अभिप्राय है कवि की आंतरिक पीड़ा यानी कि उसके हृदय की पीड़ा। वह प्रिय विनियोग की विरह वेदना को हृदय में समाये फिरता है, यानी कि उसके जो प्रिय है उसकी जो प्रेमिका है उससे बिछड़ने की विरह वेदना को अपने हृदय यानी कि दिल में समाये फिरता है। यहाँ यह कवि यह वियोग की वेदना को उसे नियंत्रण दिलाती है और ये जो वियोग की जो यानी कि बिछड़ने की वेदना है उसे नियंत्रण दिलाती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शीतल वाणी में आग का अभिप्राय, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कविता के बहाने के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। यानी कि ये जो आपकी किताब में कविता है इसमें आपका एक वाक्य आया हुआ है सब घर एक कर देने का माने, ठीक है। तो इस कविता के बहाने के आधार पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कविता के बहाने में सब घर एक कर देने का माने यह है कि सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार का सीमा का स्थान नहीं होता है उसी प्रकार कविता में कोई बंधन नहीं होता है। देखिए बच्चे आसपास खेलते खेलते दूसरे के घर में भी चले जाते हैं, उसका कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से कविता में भी आपका कोई बंधन नहीं होता है। कविता शब्दों का खेल है, जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सभी प्रकार की सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। मतलब कि जहाँ भी आपका रचनात्मक ऊर्जा होते हैं वहाँ पे सीमाओं का बंधन क्या होता है, एकदम अपने आप टूट जाते हैं। बच्चे खेल खेल में अपने पराये घर की सीमाएं नहीं जानते हैं, वे खेलते हुए बहुत सारे घरों में घुस सकते हैं, ठीक है, और उन्हें एक कर देते हैं। कविता भी यही करती है, वह समाज को बांधती है और समाज को क्या करता है, एक करती है। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका 32 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका कि तुलसी ने अपने को गुलाम है राम को क्यों कहा है। यानी कि तुलसी ने जो कहा है कि हम गुलाम है राम का, ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए तुलसी ने गुलाम है राम को कहा है क्योंकि उनका भक्ति राम के प्रति अत्यंत समर्पित है और वह अपने आत्मा को भगवान राम के सेवक के रूप में मानती है, ठीक है। इस वजह से तुलसी ने कहा है गुलाम है राम को, ठीक है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है बच्चों वो भगवान राम के सेवक के रूप में अपने आत्मा को मानती है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है कि आलोक धनवा अथवा धर्मवीर भारती की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखें, ठीक है। यानी कि ये जो आपका दो लेखक है इनमें से कोई भी दो लेखक में से एक लेखक का कोई भी दो रचना का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आलोक धनवा दोनों का बता देता हूँ, धर्मवीर भारती दोनों का, ठीक है। चलिए तो देखिए आलोक धनवा को दो प्रसिद्ध रचना आपका कौन कौन सा है। तो आलोक धनवा का आपका है जनता का आदमी और दूसरा आपका कपड़े के जूते, ठीक है। वहीं धर्मवीर भारती की आपका दो प्रसिद्ध रचना है आपका
ग्रहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लिखना है। ठीक है, दोनों नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन आए तो सिर्फ एक ही कविता लेखक का आपका दो रचना का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके अच्छाई के लिए मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए ताकि एग्जाम में कोई भी आए आप लोग उसे आसानी से लिख सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस तरह बाजार आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, तो किस तरह का बाजार आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है, तो देखिए चकाचौंध और सजावट से भरपूर बाजार आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है। यानी कि जो बाजार आपका ज्यादा सजा धजा होता है, जो ज्यादा चकाचौंध होता है, वही बाजार क्या करता है, आदमी को ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द्विवेदी जी ने शिशिर को कलजाई अवधूत यानी कि सन्यासी क्यों माना है। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिशिर को अवधूत इसलिए मानते हैं क्योंकि शिशिर का फूल भी एक सन्यासी की तरह सुख और दुख की परवाह नहीं करता है। ठीक है, एक शास्त्रीय अवधूत की तरह जीवन में अविजेता के मंत्र को का घोषणा करता है। इस वजह से आपका द्विवेदी जी ने शिशिर के फूल को कलाजयी अवधूत यानी कि सन्यासी माना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है कि खेतों पर आनंदा क्या काम करता है। ठीक है, तो खेतों पर आनंदा क्या काम करता है, तो देखिए खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता है, वहाँ फसलों की रक्षा करता है, ईख पेरने के लिए वह कोल्हू भी चलाता है, इसके अलावे उसे भैंस भी चराने पड़ते हैं, उसके बावजूद उसके पिता का गुस्सा भी उसे झेलना पड़ता है। तो वह क्या क्या काम करता है, तो सारा दिन क्या करता है, खेतों में आपका निराई गुड़ाई का काम करता है, साथ ही साथ आपका ईख पेरने यानी कि ईख का मतलब क्या हो, जो आपका गन्ना पेरने, गन्ना से जो आपका जो गुड़ बनाया जाता है उसी को कहते हैं कोल्हू लगाना। ठीक है, तो कोल्हू भी चलाता है, साथ ही साथ भैंस को भी चराता है। ठीक है, ये कार्य आपका खेतों में आनंदा करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भूषण के बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए भूषण जिसका जन्म आपका 1613 में हुआ था और ये मृत्यु आपका 1705 में हुआ था, यानी कि जो भूषण का काल है आपका 1613 से लेकर के आपका 1705 तक रीति काल के 3 प्रमुख कवियों बिहारी, केशव और भूषण में से एक है। रीति काल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे और वीर रस में प्रमुखता से रचना कर रहे थे, तो भूषण ने अपने सबसे अलग साबित किया। ठीक है, तो ये भूषण के बारे में हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 3 नंबरिया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका टोटल कितना है, तो टोटल आपका 8 क्वेश्चन है जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका कि कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यानी कि जो आपका कमरे में बंद अपाहिज है, ठीक है, ये जो आपका कविता है ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता का कविता है, इसके बारे में आपको विचार करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यह कथन बिल्कुल सच है कि यह कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ऊपर से तो करुणा दिखाई देती है कि संचालक महोदय अपंग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दर्शा रहा है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। ठीक है, वह तो उसकी अपंगता बेचने चाहता है, उसके एक रोचक कार्यक्रम चाहिए जिसे दिखाकर वह दर्शकों की वाहवाही लूट सके। वह अपंग व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के तहत संवेदनशील होने का ढोंग भर करते हैं। कई बार उसके प्रश्न क्रूरता के सीमा तक पहुंच जाते हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि कमरे में बंद अपाहिज के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ठीक है, यह आपका क्या मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है, कमरे में बंद अपाहिज कविता। क्योंकि इस कविता में आपका क्या होता है, एक अपाहिज को बैठाया जाता है, बताया जाता है कि एक अपाहिज जो आपका एंकर है, जो आपका संवाददाता जो इंटरव्यू कर रहा है, उससे आपका अजीबोगरीब यहाँ पे आपका सवाल पूछ रहा है, ये कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, एकदम अजीब अजीब का सवाल पूछता है। आप लोग कविता को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो आपका साक्षात्कार है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछता है कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लग रहा है, मतलब बेहुदा सवाल यहाँ पे पूछता है। तो ठीक है, तो ये कथन आपका सही है कि जो आपका कमरे में बंद जो आपकी अपाहिज कविता है, ठीक है, इसमें आपका मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है, ये आपका बात सही है। ठीक है, तो ये आपका लिखना है 3 नंबर में, इतना आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय। तो देखिए इसका अभिप्राय हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का ताना बाना है, उसके अर्थ प्रसंगत होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका भाषा को सहूलियत है, इसका अभिप्राय क्या है कि जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं इसका आप लोग उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भाषा शब्दों का क्या है, ताना बाना है, उसके अर्थ प्रसंगत होते हैं, अतः
अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। कई बार हम गलत शब्द का प्रयोग कर भाषा की पेचीदा बना देते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाषा को सहूलियत के साथ बरतना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। अत्यधिक बोलना भी भाषा की विचित्रता दे देता है। हम बोलने में भले ही भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, अतः बोलते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यही आपका इसका मतलब हो गया, भाषा की सहूलियत बरतने का अभिप्राय हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि कवितावली के छंदों के आधार पर बताइए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। ठीक है, तो ये जो आपके किताब में कविता है कवितावली, तो इसके जो छंद हैं इसके आधार पर आपको बताना है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ कैसे है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कवितावली में उद्धृत छंदों से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज की अर्थापरक चित्रण क्या है, उन्होंने देखा है कि उनके समय बेरोजगारी की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच रहे थे। ठीक है, तो 41 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या है कि बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। यानी कि जो आपका चैप्टर है बाजार दर्शन, उसमें बाजार दर्शन का क्या मतलब है, क्या उसका अभिप्राय है, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें बौद्धिक विचार को साहित्यिक सुलभ ललितात्मक द्वारा व्यक्त किया गया है। बाजार व उपभोक्ता का संबंध सामायिक विषय है। इस संबंध में कोई लेखक ने अपने कुछ परिचित से ली गई वार्तालाप के द्वारा वर्णित किया है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें बाजार का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, यह भगत जी के माध्यम से बताया है। यानी कि इस निबंध में आपका लेखक ने यह बताया है कि बाजार हमें किस प्रकार से आकर्षित करता है, बाजार के आकर्षक के जाल में हम किस प्रकार से फंस जाते हैं और हमें बाजार का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। ये आपका भगत जी का एग्जाम्पल दे करके इस निबंध में यहाँ पे आपका बाजार दर्शन में यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार ने बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। ठीक है, तो देखिए महामारी की त्रासदी में जूझते हुए गांव वालों में ढोलक की आवाज सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता था, उनमें संजीवनी शक्ति भर जाती थी। गांव में अद्वितीय औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों के जीवन में उमंग व उत्साह भर जाता था। उस समय के मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों की मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देता था। यानी कि देखिए जो पहलवान था, जो देखिए गांव में क्या हुआ था, आपका हैजा और मलेरिया की पूरी बीमारी फैल जाता है, लेकिन फिर भी अब गांव में देखिए एक मुर्दार को यहाँ पे जला करके आया नहीं कि दूसरा मरा रहता था। प्रत्येक घर में यहाँ पे मर जाते थे। सिर्फ आपका दिन में लोग रोते थे और रात में एकदम पूरा गाँव सन्नाटा हो जाता था। ठीक है, तो रात को क्या करता था पहलवान सिंह, वहाँ पे एक पहलवान होते थे तो वो पूरा ढोलक बजाते थे। ठीक है, तो वो ढोलक बजाने से क्या होता था, देखिए आसपास एक आदमी मर जाता तो कैसा लगता है पूरा गाँव, लेकिन यहाँ पे लगभग घर घर में एक आदमी मरता था इस गाँव में मलेरिया और हैजा के कारण। ठीक है, पहले की बात है, कहानी है, कहानी में जो वे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उससे मरता था तो पूरा गांव आपका सन्नाटा हो जाता है। लेकिन इसी स्थिति में आपका क्या करते थे, जो आपका पहलवान है वो पूरा ढोलक बजाते थे। इससे क्या होता था, लोगों के नसों में आपका एक पथ्य विहीन प्राणियों के जीवन में उमंग और उत्साह भर जाता था। ठीक है, और लोग मृत्यु से डरते नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रभाव होता था ढोलक की आवाज़ से पूरे गांव में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि लेखक के मत से दास्ता का व्यापक परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए लेखक के मत से दास्ता का व्यापक परिभाषा क्या है। देखिए लेखक के आधार पर दास्ता की व्यापक परिभाषा एक व्यक्ति का पेशा चुनने का अधिकार ना देना है। तो लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा का मतलब क्या है, तो एक व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार ना देना। पेशा का मतलब क्या, उसे अपना काम चुनने का अधिकार ना देना। आज हल्का हमारे समाज में क्या होता है कि उसी के जाति के अनुसार उसको पैसा दे दिया जाता है। अगर कुम्हार है तो खपरा बनाने का उसका पैसा दे दिया जाता है, अगर ठाकुर है तो बाल दाढ़ी काटने का पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, धोबी है तो कपड़ा धोने का पैसा दे दिया जाता है। पैसा मतलब रुपया मत समझना, पैसा का मतलब क्या होता है, धंधा। ठीक है, वो पैसा दे दिया जाता है। इस तरह से आमुक व्यक्ति को हम दास्तां में बांध कर रख देते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के पैसे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को भी दास्ता
कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सिल्वर वेंडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। यानी कि ये जो आपका चैप्टर है सिल्वर वेंडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी, तो लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया है, क्या मैसेज देने का प्रयास किया है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है सिल्वर वेंडिंग, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें लेखक ने जनरेशन गैप के बारे में बताया है, यानी कि दो पीढ़ियों के अंतराल के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक पिता का अपने बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि पिता और बच्चे के बीच क्या होता है, आपका पीढ़ियों का गैप होता है, आपका पीढ़ियों का अंतराल होता है, और बात बात में उसके प्रति क्या होता है, आपका नोक झोंक देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना, यानी कि इसका जो मूल मैसेज है वो दो पीढ़ियों के बीच अंतराल का स्पष्ट करना है। असोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं। इस चैप्टर में जो आपका पिता का रोल करते हैं ये है आपका असोधर बाबू। ठीक है, और जो आपका पिता होता है ये आपका पुरानी पीढ़ियों के आदर्शों से और उसके मूल्यों से जुड़े होते हैं, जबकि जो उनके बेटे होते हैं ये आपका नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास करते हैं। लेखक ने कहानी में दो पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से इनके बीच आपका नोक झोंक देखने को मिलता है। ठीक है, असोधर बाबू की पत्नी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है, यानी कि जो आपका जनरेशन चेंज होता है उसके अनुसार उसकी पत्नी उसको ढाल लेती है, अतः वह जीवन में मरुत रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। कहानीकार ने इस पीढ़ी के अंतराल में प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। उनके बेटे और बेटी के रहन सहन नए जमाने में के हिसाब से हैं, उनका सोचना भी नए सामाजिक मूल्यों पर विकसित हुआ है। असोधर जी जिन सामाजिक मूल्यों को बचाकर रखना चाहते थे वह उन सामाजिक मूल्यों का नई पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं है। इस तरह नए ढंग से कपड़े पहनना नई पीढ़ी की विशेषता है। इस तरह यह कहानी पूरी तरह से पीढ़ी अंतराल की कहानी कहती है। यानी कि मूल रूप से इस कहानी में आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा, जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए जो आपका असोधर पंत होता है, जो पिता का रोल यहाँ पे किए हैं, वो अपने जो बेटे का जो फैशन होता है, बेटा बेटी का फैशन वाला जमाना होता है, लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उसको बात बात पर टोकते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग ऐसा पीढ़ी में ऐसा करते थे अपने बच्चे गिरी, अभी आप तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो बात पर नोक झोंक देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पे आपका जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी अंतराल के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता संसाधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था कैसे। तो देखिए सिंधु सभ्यता संसाधन संपन्न थी, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो में चारों ओर बिखरे हुए हैं। शहर का व्यवस्थित रूप, चारों ओर मकान की सुविधा, संपन्न बनावट, पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था, सड़कों का आकार तथा बनावट, विशाल स्नानागार, कुओं की व्यवस्था, तांबे का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग, कपड़ों की पर रंगाई, पूजा स्थल, अन्य स्थलों में किसी व्यापार संबंध, खेती के सबूत इत्यादि इसकी भव्यता की कहानी कह जाते हैं। पर वहाँ पर किसी प्रकार की राज प्रसाद दिखाई नहीं देते, ना ही ऐसे कोई प्रमाण मिले हैं जिससे वहाँ किसी बड़े मंदिर का पता चले। वहाँ पर विकसित सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं जहाँ पर सब साधन विद्यमान थे। इन्हीं सब पर दृष्टि डालने के बाद यह कहा गया कि सिंधु सभ्यता संसाधन संपन्न थे पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ठीक है, यानी वहाँ पे बहुत सारे सामान मिले, बहुत प्रकार के संसाधन मिले, तो इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी बच्चों, ये आपका संसाधन संपन्न था, लेकिन वहाँ पे जो आपका ना ही राजा का कोई महल मिला हुआ है, ठीक है, ना ही किसी भी प्रकार का वहाँ पे मंदिर मिला हुआ है, तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे संसाधन संपन्न था पर उसमें आपका भव्यता का आडंबर नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है ये 5 नंबरिया क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किन्हीं 5 नंबरिया क्वेश्चन आपका टोटल कितना है 5 है, तो और कोई भी यहाँ पे किन्हीं आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू में आपको कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 का है कि झारखंड और पर्यटन अथवा प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, कोई में से दोनों में से एक पर निबंध लिखना है, झारखंड और पर्यटन पर भी लिख सकते हैं और तो प्रदूषण की समस्या पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रदूषण की समस्या पर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए भूमिका, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे आपको भूमिका लिखना है कि वर्तमान विज्ञान युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी वैज्ञानिक सभ्यता का एक दुष्परिणाम है, इसे सहने के लिए अधिकांश जनता विवश हो गया है। यानी कि वर्तमान युग में
विज्ञान से जहाँ पे मानव को कुछ वरदान भी मिले हैं, तुरंत ही फोन में बात कर लेते हैं, तो ये सब वरदान ही है ना, लेकिन इसके कुछ आपका दुष्परिणाम यानी कि अभिशाप भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, एक क्या अभिशाप है, ठीक है, जो कि अधिकांश जनता सहने के लिए विवश है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रदूषण का अर्थ लिखना है, ठीक है, पहले इसका परिचय लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ लिखना है। तो देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना ही शांत वातावरण मिलना, कुल मिलाकर के पर्यावरण में या स्वास्थ्य तत्वों की को मिलाकर के मिल जाना ही क्या कहलाता है, आपका प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार है। पहला हो गया आपका पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा हो गया आपका वायु प्रदूषण, तीसरा हो गया जल प्रदूषण, चौथा हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण, इस तरह इसके अतिरिक्त भी आपका क्या है, एक भू प्रदूषण है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसके बारे में आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपका था, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो लिख लीजिए, ठीक है, तो पढ़ लीजिए, ठीक है, ये रटना नहीं है आपको। निबंध आप लोग बच्चे से लिखते आ रहे होंगे, रटना नहीं है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं, आपको वर्ड पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण लिखना है कि वायु आपका क्या है, वायु प्रदूषण का एक आपका अंग है, विभिन्न प्रकार के इसमें धुएं मिल गए हैं, जहरीले गैस मिल गए हैं, तो इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपका जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है। फिर आपका ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना है। फिर आपका भू प्रदूषण के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये भू प्रदूषण के बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रदूषण का क्या दुष्परिणाम है उसके बारे में लिखना है, ठीक है, कि प्रदूषण के परिणाम बहुत ही भयंकर है, इसके कारण व्यक्ति का जीना कठिन हो गया है, नित्य नए रोग पैदा होने लगे हैं, मच्छर, कॉकरोच और दूसरे कीड़ों से सेना की नई नई समस्याओं ने जन्म दिया है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र टूट गया है, कब पानी पड़ता है कुछ पता नहीं चलता है, जखन मानसून धान का खेती होता है पानी पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा प्रदूषण का ही समस्या है, ठीक है, प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी तूफान, वातावरण में अशुद्धता के कारण मानसिक तनाव में वृद्धि हो गया, अनेक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले भोपाल गैस कारखाने में गैस लीक पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मर गए थे, कितने लोग अपंग हो गए थे, तो इसका दुष्परिणाम है। और प्रदूषण का कारण क्या है वो आप लोग लास्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रदूषण के कारण क्या है, अंधाधुंध फैक्ट्रियां, अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है, ये आपका जंगल का कटना, ये सब क्या है, आपका प्रदूषण का कारण है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखिएगा, आपको यहाँ पे इतना लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से लिखना है, पहले आपको परिचय देना है, फिर आपका प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका वो प्रदूषण के प्रकार को लिख देना है डिटेल में। फिर उसके बाद आपको लिख देना है आपको इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, प्रदूषण का कारण है, उस इतना लिखिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। यानी कि कोई भी दैनिक समाचार पत्र है, जैसे आपका प्रभात खबर है, हिंदुस्तान पेपर है, तो इसके संपादक महोदय को एक पत्र लिखना है जिसमें ये बताना है कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और इसको रिक्वेस्ट करना है कि इस कार्यक्रम के प्रभावों को आप लोग अपने पेपर में छापिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी पत्र हम लोग लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सेवा में स्टार्ट करते हैं, फिर जिसके पास लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आप लोग प्रिंसिपल के पास पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे संपादक महोदय के पास पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय, ठीक है। कौन से पेपर का संपादक महोदय, तो मान लेते हैं हिंदुस्तान पेपर जो कि आपका रांची में स्थित है, तो वही लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय हिंदुस्तान रांची, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है विषय, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ, शायद टाइपिंग करने वाले ने मिस कर दिया है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। विषय जरूर लिखिएगा, जिस प्रकार से आप लोग विषय लिखते हैं आप लोग छुट्टी के लिए ना, कि 2 दिन के अवकाश हेतु विषय, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको विषय लिखना है। विषय देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहता है, विषय आपको ये लिखना है कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों को आपके अखबार में संपादित करने हेतु, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे विषय लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सुन के लिख लीजिए क्या लिखना है विषय, यहाँ पे आज रखिएगा, लिखना है आपको यहीं पे दिया हुआ है, तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों को संपादित करने हेतु पत्र, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए विषय लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, महाशय लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में डिटेल से लिखते हैं, ठीक है। तो महाशय आपको लिखना है, कोमा देना है, उसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है, आपके सजग और लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से तंबाकू निषेध कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तंबाकू
मुक्त इंडोर और आउटडोर क्षेत्रों का निर्माण करके तंबाकू उत्पादों तक युवा लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित करके तंबाकू विज्ञापन को सीमित करके नियंत्रण प्रति विज्ञापन अभियान चलाकर तंबाकू उत्पादों की लागत में वृद्धि करके और आसानी से सुलभ तंबाकू प्रदान न करके जनसंख्या स्तर पर तंबाकू के उपयोग को कम कर सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अपने माध्यम से जिला प्रशासन को हमारे कार्यक्रम से अवगत करा करके इसका निदान करने की कृपा करें। इसके लिए आपके इस क्षेत्र के नागरिकगण, ठीक है, इस क्षेत्र के नागरिकगण आपके आभारी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कारण लिखें, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है 2 दिन का छुट्टी दें। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से इस कार्यक्रम का जिला प्रशासन की ओर अवगत कराने की कृपा करेंगे। उसके बाद नीचे आपको धन्यवाद लिखना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप लोग अपना विश्वास लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रबुद्ध नागरिक लिख दीजिएगा, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर स्थान आपको लिख देना जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट दे देना है। ठीक है, यही फॉर्मेट में आपको पत्र को लिखना है। यहाँ बीच में कुछ भी भरिए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मायने रखता है, उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन सिर्फ आप इस प्रकार से सजा करके लिख दीजिएगा ना, इस प्रकार से सेवा में से संपादक महोदय हिंदुस्तान महाशय। ठीक है, नीचे आप लोग यहाँ पे धन्यवाद, ये नीचे बीच में कुछ भी लिखिए, मतलब नहीं है, इस प्रकार से सजा करके आप लोग लिख दीजिएगा ना, तो आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से एक पत्र है आपको 49 नंबर का क्वेश्चन कि अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी पत्र लिखते तो स्टार्ट किससे करते हैं, नगर सेवा में। ठीक है, किसके पास लिख रहे हैं, तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपका नगर पालिका लिखिएगा। ठीक है, नगर पालिका गिरिडीह, कोई भी स्थान दीजिएगा, नगर पालिका गिरिडीह, नगर पालिका धनबाद, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे नगर निगम हो गया, नगर पालिका कर लीजिएगा। तो लिखना है सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका गिरिडीह। ठीक है, उसके बाद देखिए विषय बोलने आपको लिखना है, तो विषय आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। विषय क्या था, वार्ड या मोहल्ले में गंदगी की सफाई एवं कीटनाशक का छिड़काव हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद क्या लिखना है, महोदय तो महाशय लिखना है। ठीक है, यहाँ पे महोदय भी लिख सकते हैं, तो महाशय भी लिख सकते हैं, कॉमा देना है। उसके नीचे से स्टार्ट करना है कि नम्र निवेदन है कि मैं अशोक नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। यहाँ पर कुछ दिनों से नियमित रूप से सफाई का काम नहीं हो रहा है, जिससे कि मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी हो चुकी है, जिसके कारण मक्खियाँ मच्छर आदि बहुत ही अधिक हो चुके हैं। इस वजह से मोहल्ले में गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अतः उसके बाद आपको यहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ पे कारण लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको निवेदन करना है। फिर जैसे कि उपलब्धि पत्र में अतः लिखे थे, तो सब पत्र में इसी तरह से अतः लिखना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट हो गया, अतः महोदय से निवेदन है, यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि मोहल्ले के नालियों और तथा कूड़े कचरों को आदि की उचित सफाई कराने के कृपा करें। इसके लिए मैं तथा वार्डवासी आपका सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद आपको बोलें कि धन्यवाद लिखना है। फिर विश्वासी अपना नाम देना है, जगह का नाम देना है और फिर डेट लिखना है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि पत्रकारिता की परिभाषा एवं उसके प्रमुख प्रकारों को लिखें। ठीक है, तो देखिए पत्रकारिता क्या होता है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आस पड़ोस, यहाँ पे आस होगा। ठीक है, आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहता है। ये सूचनाएं हमारे रोजाना के जीवन के साथ साथ संपूर्ण समाज की प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों का काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए वे प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं, उन्हें समाचार के प्रारूप में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार को लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार आपका निम्नलिखित है। पहला प्रकार क्या है, खोजपरक पत्रकारिता। ठीक है, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं, फिर उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। देखिए खोजपरक पत्रकारिता। ठीक है, देखिए सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का आश्रय लिया जाता है। यानी कि कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खोज करके सबके सामने लाना, उसी को क्या कहते हैं, खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत छिपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है। टेलीविजन में इसे स्टिंग ऑपरेशन
कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्रकार क्या है, विशेषीकृत पत्रकारिता। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान है। उसके बाद देखिए दूसरा है, मतलब विशेषीकृत का मतलब क्या हुआ, एक विशेष क्षेत्र में कोई भी पत्रकारिता कर रहा है तो वो आप सिर्फ खेल के क्षेत्र में करेगा, राजनीति के क्षेत्र में करेगा, और तो कोई भी आपका अन्य क्षेत्र में, जैसे कि आपका आर्थिक क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहा है तो अपना विशेष क्षेत्र में आपका पत्रकारिता होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। उसके बाद है आपका वॉचडॉग पत्रकारिता। देखिए सरकार के कामकाज पर निगाहें रखने और उसकी गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि जो सरकार के कामकाज है, ठीक है, उसके जो गड़बड़ी है उस पर निगाहें रखने, उसको उजागर करने के लिए जो पत्रकारिता की जाती है उसी को क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका है एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, किसी विशेष विचारधारा या मत या घटना पर जनमत बनाने हेतु अभियान चलाने वाले पत्रकारिता के पक्षधार पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद देखिए वैकल्पिक पत्रकारिता एक प्रकार होता है। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको। आपका पीत पत्रकारिता और तो पेज पत्रकारिता भी होता है एक। ठीक है, ये आपका हो गया 5-6 प्रकार है आपका पत्रकारिता का। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कि निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। यहाँ पे दो काव्य सौंदर्य दिया है, 51 और 52, तो 51 में और 52 में से कोई भी आपको एक लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है आपका, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बालक कृषि अधर्थ, ये विलप के वीर चूस लिया है उसका सारा सार, हाड़ मास ही है आधार, ये जीवन का पारा वार। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका ये कविता का एक पाठ है, आपकी किताब से लिया गया है और इसका आपका काव्य सौंदर्य को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। देखिए प्रसंग यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग से अवतरित है। यानी कि ये जो पंक्तियां लिया गया है किससे लिया गया है, तो जो आपका बादल राग कविता है आपकी किताब में, जिसके लेखक है आपका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इससे आपका अवतरित यानी कि इससे लिया गया है। इसमें शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए व्याख्या, कवि बताता है कि अशक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाले किसान अधीन होकर के क्रांति का आह्वान करता है, उनके कष्टों का हरण करने वाला क्रांति का बादल ही है। हे जीवन के परिवार ये पारावार यानी कि बादल। ठीक है, इन पूंजीपतियों के किसान के जीवन का सारा रस चूस लिया है और उसे प्राण विहीन बना दिया है। ठीक है, भूख से बेहाल किसानों अब नरकंकाल बनकर रह गए हैं, वह हड्डियों का ऊंचा मात्र दिखाई देता है, तुम ही अपने जल वर्षण से उसे नया जीवन दे सकते हो और वह तुम्हें पुकार रहा है। भाव यह है कि क्रांति का आगमन से पूंजीपति तो दहल जाते हैं पर जीर्ण शीर्ण किसान अधीर होकर के उसे बुलाते हैं। क्रांति की साधारण लोग ही लाभान्वित होते हैं, क्रांति से साधारण लोग ही आपका लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे कौन से विशेष का प्रयोग किया गया, इसमें विशेष क्या है, तो देखिए शीर्ण शरीर। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वन विस्मय का प्रभावी चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 51 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 52 का आंसर आपका क्या, 52 में अभी आपका एक कविता का पार्ट लिया गया है कि आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झूलती है उसे गोद भरी, रह रहन एवं के हवा में जो लोक देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है, तो ये आपका कविता है। अब इसके यहाँ पे प्रसंग को आप लोग देख सकते हैं और इसकी व्याख्या को भी मैंने लिख दिया। दोनों में से कोई भी आपको लिखना है, पहले आपको इसके यहाँ पे कोई भी कविता का आपको क्या लिखना है, आपको पहले प्रसंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो इसमें जो विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। बाकी बात इसका जो PDF है बच्चों, ये PDF को मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, आपका हिंदी कोर का कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपका होने वाला है। चैप्टर वाइज MCQ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चैप्टर वाइज आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल से हिंदी कोर वाले आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। हिंदी कोर का देखिएगा बहुत सारे लोग तैयारी नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि हिंदी कोर के बच्चे ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी हिंदी कोर वाले बच्चे हैं उस तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि मैं आगे भी देखूंगा कि कितना बच्चे हैं, तो मैं भी आपके लिए क्या करूंगा, अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा, यानी कि चैप्टर वाइज MCQ जो VVI क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो लेकर के आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।